अब देखिए यहाँ पर ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, ठीक है। अब यहाँ से वेव इंसिडेंट हो रही है इस तरह से, ये हो गया है ए आई। तो क्या होगा जब मीडियम चेंज होता है तो एक वेव पार्ट रिफ्लेक्ट होता है और एक पार्ट क्या होता है, ट्रांसमिट होता है। ट्रांसमिट और जो इंसिडेंट वेव उनका एम्पलीट्यूड क्या है, सेम साइन वाला है, तो ये हो गया है ट्रांसमिट वेव, ठीक है। अब जो रिफ्लेक्टेड वेव है और जो इंसिडेंट वेव है उसका साइन भी क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, यानी कि ये वेव किस तरह से आ जाएगी, कुछ इस तरह से आ जाएगी। ये हो गई है रिफ्लेक्टेड वेव जिसका एम्पलीट्यूड क्या है, ए आर है, ठीक है। अब ये कुछ इस तरह से वेव रिफ्लेक्ट होगी। अब अपन ने पढ़ा है v इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट टी बाई म्यू होता है, निकाला है अपन ने वेलोसिटी ऑफ वेव इन स्ट्रिंग। अब जब यहाँ पे v1 इज लेस देन v2 है, यानी कि v इंक्रीज हो रहा है, तो v इंक्रीज कब होगा, जब म्यू क्या होगा, डिक्रीज होगा, यानी कि म्यू डिक्रीज होगा तो v क्या होगा, इंक्रीज होगा। यानी कि जो पहला मीडियम है उसका म्यू सेकेंड मीडियम से क्या है, सेकेंड मीडियम के म्यू से क्या है, ज्यादा है। अगर अपन ऐसा लिखें μ1 ग्रेटर देन μ2 है, तभी पॉसिबल है कि v1 लेस देन v2 हो जाए। अब पहले मीडियम का म्यू दूसरे मीडियम के म्यू से क्या है, ज्यादा है, यानी कि अपन लिख सकते हैं कि जो पहला मीडियम है वो क्या है, डेंसर मीडियम है, और जो दूसरा मीडियम है वो क्या है, रेयरर मीडियम है, ठीक है। यानी कि जब डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में वेव ट्रेवल करती है, उस केस में रिफ्लेक्टेड वेव और इंसिडेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड है उनका सेम साइन होता है। यानी कि जब वेव रेयरर मीडियम के बाउंड्री से रिफ्लेक्ट होगी तो उसमें क्या होगा, कोई फेस में चेंज नहीं आएगा। तो अब अपन यहाँ से लिख सकते हैं नो फेस चेंज व्हेन v1 इज लेस देन v2, ठीक है। ये तो हो गया फर्स्ट केस। अब नेक्स्ट केस पढ़ेंगे। पहला क्या था, v1 लेस देन v2 का था। अब देखेंगे इफ v1 ग्रेटर देन v2 हो, यानी कि वेलोसिटी क्या हो, डिक्रीज हो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर, यही है इसका मतलब, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर्मुलेस में देखिए at और ai का साइन तो सेम ही होगा, तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं at एंड ai हैव सेम साइन, ठीक है। अब देखिए v1 ग्रेटर देन क्या है, v2 है, यानी कि जो रिफ्लेक्टेड वेव वाला जो फॉर्मूला आया इसमें v2 क्या है, v1 से कम है, यानी कि ar और ai के साइन क्या आ जाएंगे, अपोजिट आ जाएंगे। तो अपन लिख सकते हैं यहाँ से ar एंड ai हैव अपोजिट साइन, ठीक है। अब अपन ने निकाल लिया at और ai का साइन सेम होगा, पर ar और ai के साइन क्या होंगे, अपोजिट होंगे। यहाँ पर देखिए अब ये है मीडियम 1, ये है मीडियम 2, ठीक है। ये वेव क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है, इसका एम्पलीट्यूड अपन ने ले लिया है ai। अब क्या होगा, वेव ट्रांसमिट भी होगी और रिफ्लेक्ट भी होगी, तो ये ट्रांसमिट हो गई क्योंकि दोनों के साइन क्या आए थे अपने पास, सेम आए थे at और ai के। अब जो रिफ्लेक्टेड वेव और इंसिडेंट वेव का साइन क्या आया था, अपोजिट आया था, तो ये रिफ्लेक्टेड वेव कैसी आ जाएगी, कुछ इस तरह से आ जाएगी। ये हो गई है रिफ्लेक्टेड वेव, यानी कि ar जिसका एम्पलीट्यूड है, ठीक है। अब वही सेम v इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट टी बाई म्यू होता है, ठीक है। अब यहाँ पर v क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। वो कब पॉसिबल है, जब म्यू क्या हो, इंक्रीज हो, यानी जब म्यू इंक्रीज होगा तो v क्या होगा, डिक्रीज होगा। यानी म्यू इंक्रीज हो रहा है तो
फर्स्ट मीडियम का जो म्यू है वो सेकंड मीडियम के म्यू से क्या है, कम है। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं कि μ1 लेस देन μ2 है, तो V1 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा। अब फर्स्ट मीडियम का म्यू कम है इन कंपैरिजन टू सेकंड, तो फर्स्ट मीडियम को अपन क्या लिख सकते हैं, रेयरर मीडियम, और सेकंड मीडियम को क्या लिख सकते हैं अपन, डेंसर मीडियम। अब देखिए यहाँ पे जस्ट इन्वर्टेड आ रहा है, तो अपन क्या कह सकते हैं, यहाँ पे पाई का फेस चेंज आ रहा है, यानी कि जब वेव डेंसर मीडियम की बाउंड्री से रिफ्लेक्ट होगी तो कितने का फेस चेंज आएगा, पाई का फेस चेंज आएगा। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं पाई का फेस चेंज, या फिर पाथ डिफरेंस कितना आ जाएगा, λ/2 का, तो ये आ जाएगा λ/2 का पाथ डिफरेंस। नेक्स्ट क्या है, रिफ्लेक्शन फ्रॉम रिजिड एंड, यानी कि कोई वेव इस तरह से ट्रेवल करते हुए यहाँ पर आएगी, ये हो गया है ए आई इसका एम्पलीट्यूड, ठीक है, ये इधर ट्रेवल कर रही है, और ये क्या है, रिजिड एंड है, ठीक है। अब अपन को फाइंड करना है कि इसके रिफ्लेक्टेड वेव क्या होगी, यानी कि उसमें पाई का फेस चेंज आएगा या जीरो का फेस चेंज आएगा, यही फाइंड करना है रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ रिजिड एंड में। अब देखिए इस वाले को अपन मान सकते हैं कि ये कुछ इस तरह से है, ठीक है, जिसका म्यू क्या है, टेंडिंग टू इनफाइनाइट है, यही मान सकते हैं। रिजिड एंड को अपन ने मान लिया कुछ इस तरह से, एक बहुत बड़ी दीवार है जिसका म्यू क्या मान लिया, टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, यानी उसका V कितना हो जाएगा, V हो जाएगा टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। तो जब V 0 है, यानी कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो V है इसके पास, ये V क्या होगा, इससे ज्यादा होगा, यानी V1 ग्रेटर देन यहाँ पर क्या आ रहा है, V2 आ रहा है। तो जब V1 ग्रेटर देन V2 आता है, तो अभी अपन ने पढ़ा था कि जब V1 ग्रेटर देन V2 आता है तो कितने का फेस चेंज आता है, पाई का फेस चेंज आता है, यानी रिफ्लेक्टेड वेव कैसी आ जाएगी, कुछ इस तरह से आ जाएगी, यहाँ पर ये हो जाएगी रिफ्लेक्टेड वेव, जिसमें क्या आएगा, पाई का फेस चेंज आएगा। पाई का फेस चेंज, ठीक है, ये तो था रिफ्लेक्शन फ्रॉम रिजिड एंड। अगर अपन देखें रिफ्लेक्शन फ्रॉम फ्री एंड, ठीक है, रिजिड एंड में तो क्या आया था, पाई का फेस शिफ्ट आया था, क्योंकि अपन ने इसको जो लिया था, माना था, उसका म्यू क्या था, टेंडिंग टू इन्फिनिटी था। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, यहाँ पर अपन ने इस तरह से एक रिंग मान ली, यानी कि ये एंड क्या है, इसका फ्री एंड है, ये इंसिडेंट वेव आ रही है, इसका एम्पलीट्यूड है ए आई, ये V से आ रही है, ठीक है। अब ये फ्री एंड है, यानी कि इसका म्यू क्या है, टेंडिंग टू 0 है, तो म्यू टेंडिंग टू 0 है, तो V इक्वल टू √T/μ से, तो V क्या हो जाएगा, इसका टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो जाएगा, यानी इस केस में क्या है, V1 लेस देन V2 है, V1 लेस देन V2 है। तो जब V1 लेस देन V2 होता है तो क्या होता है,
कोई भी फेज चेंज नहीं आता और रिफ्लेक्टेड वेव इस तरह से ट्रेवल करती है। ये हो गई है रिफ्लेक्टेड वेव। अब इसी पे बेस एक क्वेश्चन करते हैं। याद कर लीजिए, रिफ्लेक्शन फ्रॉम रिजिड एंड में क्या होता था, रिफ्लेक्टेड वेव क्या होते थे और इंसिडेंट वेव में पाई का फेज शिफ्ट आता था, और जो फ्री एंड से रिफ्लेक्शन होता था उसमें कोई फेज चेंज नहीं आता था। अब इसी पे बेस अपन एक क्वेश्चन करते हैं। ये हो गई एक पल्स, ये है यहाँ पर एक रिजिड एंड, ठीक है। ये वेव इधर ट्रेवल करती हुई आ रही है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड से, और ये इसका एम्पलीट्यूड ले लेते हैं अपन 2 सेंटीमीटर। क्या फाइंड करना है इसमें अपन को, ड्रॉ द शेप ऑफ पल्स एट t इक्वल टू 3 सेकेंड पे, ठीक है। यानी कि ये वेव आ रही है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। अब अपन को फाइंड करना t इक्वल टू 3 सेकेंड पे क्या कैसी वेव बनेगी, ठीक है। देखिए, टाइम पता है, v पता है, तो कितना ट्रेवल करेगी वेव, ये वेव ट्रेवल करना चाहेगी x इक्वल टू v इंटू टी, यानी कि 1 इंटू 3 दैट इज 3 सेंटीमीटर ट्रेवल करना चाहेगी। यानी इसका माइनस वाला पॉइंट भी 3 सेंटीमीटर चलेगा, 0 वाला भी और 1 वाला भी। तो देखिए, ठीक है, ये इसी तरह से। अब देखिए, -1 वाला जब 3 सेंटीमीटर चलेगा तो कहाँ पे पहुंचेगा, 0, 1 और 2 पर पहुंचेगा। 0 वाला चलेगा तो वो 3 पर पहुंचेगा, और 1 वाला चलेगा तो ये आगे पहुंचेगा। यानी कि वेव किस तरह से होनी चाहिए थी, कुछ इस तरह से। इसी तरह से होनी चाहिए थी, पर ये क्या आ गया अपने पास, देखिए ये तो देखिए ये आ गया अपने पास एक रिजिड एंड आ गया। यानी कि ये वेव जानी तो कुछ इस तरह से चाहिए थी, पर ये रिजिड एंड आने के कारण क्या हो जाएगा, रिजिड एंड पे रिफ्लेक्शन से कितने का फेस आता था, पाई का फेस चेंज आता था। तो ये जो ये वाला पोर्शन है इसका, ये वाला पोर्शन इधर ना जाके क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाता है। यानी कि ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। ये क्या है, इंसिडेंट, और ये क्या है, रिफ्लेक्टेड हो जाएगा, पाई का फेस चेंज आ जाएगा। ये है 2 सेंटीमीटर, ये भी कितना है, 2 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इक्वल एम्पलीट्यूड है और अपोजिट है, तो रिजल्टेंट वेव क्या हो जाएगा, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी अपने पास रिफ्लेक्शन के बाद फ्रॉम रेजिडेंस से। यानी कि ये कुछ इस तरह से आ जाएगा, ये 2 और ये 3।
प्रीवियस क्वेश्चन में अपन ने कौन सी वेव ली थी, रेक्टेंगुलर वेव ली थी। अब अपन एक ट्राइंगुलर वेव ले लेते हैं। -1 0 1 ये ट्रेवल कर रही है वही 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। इसका एम्पलीट्यूड अपन ले लेते हैं 2 सेंटीमीटर ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर ठीक यहाँ पे एक तो है रिजिड एंड, और इसी क्वेश्चन का अगर अपन दूसरा पार्ट देखें उसमें क्या है, फ्री एंड आ रहा है, ठीक है। यानी पहले एक बार अपन को फाइंड करना है कि रिजिड एंड से रिफ्लेक्शन के बाद कैसी वेव पल्स बनेगी, और नेक्स्ट पार्ट में अपन करेंगे कि फ्री एंड से रिफ्लेक्शन के बाद कैसी वेव पल्स बनेगी। तो इसका क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, ड्रॉ द शेप ऑफ पल्स एट t = 3 सेकेंड, ठीक है। ये इसका क्या है, फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं जो कि क्या हो रहा है, रिजिड एंड से रिफ्लेक्शन हो रहा है। वही सेम प्रीवियस केस में देखेंगे क्या था, उसमें भी 1 सेंटीमीटर पर सेकंड से चल रही थी और t = 3 सेकेंड से अपन को निकालना था। तो कितना चलेगी ये, 3 सेंटीमीटर चलेगी वेव। तो अगर अपन इसका रिजल्टेंट बनाना चाहें तो कैसा बनेगा ये, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए -1 वाला 3 सेंटीमीटर चलेगा तो कहाँ पर पहुंच जाएगा, वो पहुंच जाएगा 2 पर। 0 वाला कितने पे पहुंच जाएगा, 3 पर। 1 वाला आगे बढ़ेगा। यानी कि वेव पल्स कैसी बननी चाहिए थी ये, आफ्टर 3 सेकेंड कुछ इस तरह से बननी चाहिए थी। पर क्या हो गया, यहाँ पर रिजिड एंड आ गया। यानी रिजिड एंड आने के कारण पाई का फेस चेंज आएगा। तो जो ये पार्ट इस तरह का आना चाहिए था, अब वो कैसा आ जाएगा, ये आ जाएगा पाई के फेस चेंज से कुछ इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। ये है इंसिडेंट और ये है रिफ्लेक्टेड, ठीक है। तो जब ये इस तरह से आ गया तो क्या हो गया, दोनों के एम्पलीट्यूड मतलब सेम है तो इक्वल और अपोजिट है, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या आएगा अपने पास, एक स्ट्रेट लाइन आएगी। यानी कि इसका रिजल्टेंट किस तरह से बनेगा, ये बनेगा यहाँ पर 2 से लेकर 3 के बीच में क्या आ जाएगा, ये कुछ इस तरह की वेव आ जाएगी स्ट्रेट लाइन वाली। क्योंकि यहाँ पर इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड दोनों क्या थे, इक्वल और अपोजिट थे। ये तो हो गया क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में अपन देखते हैं रिफ्लेक्शन कहाँ से हो रहा है, यहाँ पर एक फ्री एंड से हो रहा है, ठीक है। ये अपन ने ले लिया, ये है यहाँ पर फ्री एंड, ठीक है, कुछ इस तरह से। अब अपन फ्री एंड से रिफ्लेक्शन देखेंगे, वही 3 सेंटीमीटर चलेगी वेव पल्स। तो ये किस तरह से आ जाएगा, ये फ्री एंड है, ठीक है। तो वेव पल्स कैसी आनी चाहिए थी, वेव पल्स आनी चाहिए थी इस तरह से, इसी तरह से आनी चाहिए थी वेव पल्स 3 सेंटीमीटर चलने के बाद। पर क्या हो गया, यहाँ पर फ्री एंड आ गया, और फ्री एंड आता है तो क्या होता है, कोई फेज चेंज नहीं आता है। यानी कि ये पोर्शन जो जैसा था वैसे ही क्या होगा, 0 फेज चेंज से रिफ्लेक्ट होगा। यानी ये वेव कैसी बन जाएगी, कुछ इस तरह से बन जाएगी, ठीक है। तो अब इसका रिजल्टेंट कैसा आएगा, दोनों ही सेम फेस में है तो ऐड हो जाएंगे, तो ये कुछ इस तरह से वेव बन जाएगी। देखिए अपने पास वेव की इक्वेशन क्या आई थी, y = a sin ω t - kx + φ0, यही आई थी। यहाँ पर क्या है, φ0 क्या है, इनिशियल फेस है, ठीक है।
अब इसमें ये जो वाला जो पार्ट है, ये इक्वेशन आई थी a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब अपन ने इसमें फाई नॉट ऐड कर दिया जो कि क्या है, इनिशियल फेस है। तो ये जो पूरी टर्म आ रही है ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई नॉट, इसे क्या कहते हैं अपन, फेस कहते हैं। फेस जो कि है फाई, ठीक है। अब देखिए फेस किस किस तरह से वैरी कर सकता है। अगर अपन देखें कि फेस changes only due to x, ठीक है। ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई नॉट क्या था, इस वेव का फेस था। अब अपन देख रहे हैं कि फेस चेंज किस तरह से होगा। तो अगर एक्स में चेंज होने के कारण फेस में चेंज आए, देखिए किस तरह से फेस चेंज होगा। यहां पर देखिए ये एक पॉइंट अपन ने ले लिया, एक वेव ट्रेवल करके आई इस तरह से, यहां पर कितना चली, ये वेव चली x1। दूसरी वेव मान लो इसी पॉइंट पर आ रही है इस तरह से, देखिए ये वेव चलकर आ रही है कुछ x2, यानी कि जो पहली वाली वेव थी उसने कितना ट्रेवल किया x1, दूसरी वाली वेव ने कितना ट्रेवल किया x2, यानी दोनों के पाथ जो चले हैं वो क्या है, अलग अलग है। तो अब इस वाली फर्स्ट वेव के लिए अपन क्या लिख सकते हैं, फेस कितना आएगा, मान लो वो आ गया है फाई वन, तो ये आ जाएगा फाई वन इक्वल टू आ जाएगा ओमेगा टी माइनस के एक्स वन प्लस फाई नॉट हो जाएगा। और जो दूसरी वाली वेव थी जो कितना चलकर आई, x2 चलकर आई फाई टू, उसके लिए हो जाएगा ओमेगा टी माइनस के एक्स टू प्लस फाई नॉट, ठीक है। अब इस पॉइंट पर क्या होगा, इनका सुपर पोजिशन होगा, एक वेव चलकर आ रही है x1, दूसरी वेव चलकर आ रही है x2, फाई वन फाई टू अपन ने लिख लिया। तो दोनों का फेज डिफरेंस कितना आ जाएगा, फेज डिफरेंस आएगा फाई टू माइनस फाई वन, कितना आ जाएगा, ये ओमेगा टी से ओमेगा टी कैंसिल हो जाएगा, फाई नॉट से फाई नॉट कैंसिल हो जाएगा, दोनों वेव के इनिशियल फेज क्या है, सेम है। तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, माइनस के एक्स टू माइनस एक्स वन आ जाएगा। तो इसे अपन क्या लिख सकते हैं, फाई टू माइनस फाई वन जो कि फेज डिफरेंस है, इसको अपन ने इस तरह से लिख दिया, डेल्टा फाई इक्वल टू के इंटू मॉड ऑफ डेल्टा एक्स लिख दिया। डेल्टा एक्स क्या है, यहाँ पर देखिए एक वेव चलकर आ रही थी x1, दूसरी वेव ने पाथ ट्रेवल किया x2, तो x2 माइनस x1 क्या हो जाएगा, इसका पाथ डिफरेंस हो जाएगा। तो इस डेल्टा एक्स को अपन लिख सकते हैं पाथ डिफरेंस, और डेल्टा फाई क्या हो गया है, फेज डिफरेंस, के क्या है, वेव नंबर है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। तो ये आ गया फेज डिफरेंस जबकि क्या है, एक्स में चेंज आ रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर फेज क्या था, एक्स में अपन ने कर देख लिया। अब अगर दोनों का इनिशियल फेज अलग अलग हो और एक्स में भी चेंज का हो तो क्या होगा, यहाँ पर अपन देख सकते हैं यहाँ पर देखिए अगर फेज चेंज हो, इफ फेज चेंजेस ड्यू टू एक्स, एक्स के कारण कितना आया था अपने पास, के डेल्टा एक्स यानी कि 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स आया था। अब एक्स के कारण भी हो एंड इनिशियल फेज जो कि कितना था, फाई नॉट था, इसके कारण भी हो, तो फाई वन अब कितना हो जाएगा, जो फर्स्ट वेव आ रही थी उसका फेज हो जाएगा यहाँ पर ओमेगा टी माइनस के एक्स वन प्लस फाई नॉट वन हो जाएगा इसका, ठीक है। और जो दूसरी वेव थी उसका फेज कितना हो जाएगा, जो कि x2 चल रही थी, वो हो जाएगा ओमेगा टी माइनस के एक्स टू प्लस फाई नॉट टू हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों के आ गए फेज, पहली वेव x1 चल रही थी जिसका इनिशियल फेज कितना है, फाई नॉट वन, और दूसरी जो वेव है वो x2 चल रही है जिसका इनिशियल फेज कितना है, फाई नॉट टू। तो अब कितना आ जाएगा फेज चेंज, ये आ जाएगा फेज डिफरेंस, अब आएगा
अब यहाँ पर फेज डिफरेंस आ जाएगा कितना, φ2 माइनस φ1 करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास φ2 माइनस φ1, जिसको अपन लिख सकते हैं डेल्टा फाई। कितना आ जाएगा ये, ओमेगा टी से ओमेगा टी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा माइनस के x2 माइनस x1 और φ02 माइनस φ01 आ जाएगा। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं माइनस के x2 माइनस x1 प्लस φ02 माइनस φ01 आ जाएगा। ठीक है, तो अब कितना हो जाएगा ये डेल्टा फाई इक्वल टू हो जाएगा के डेल्टा एक्स प्लस φ02 माइनस φ01 को अपन ने लिख दिया है डेल्टा φ0। ठीक है, ये आ गया फेज में फेज डिफरेंस, जबकि क्या है एक्स में भी चेंज आ रहा है और इनिशियल फेज में भी चेंज आ रहा है। अब अपन ने एक्स में चेंज करके देख लिया और φ0 में भी करके देख लिया। अब अगर दोनों की फ्रीक्वेंसी यानी कि ओमेगा भी अलग अलग हो तो अपन लिख सकते हैं इफ फेज चेंजेस ड्यू टू एक्स, ठीक है, एक्स के कारण हो φ0 यानी कि दोनों वेव के इनिशियल फेज भी अलग अलग हो, और ओमेगा यानी कि दोनों की फ्रीक्वेंसी भी अलग अलग हो, तो फेज डिफरेंस कितना आ जाएगा डेल्टा फाई आएगा। ये वाली टर्म एज इट इज रहेगी के डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा φ0 रहेगा, क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं इन दोनों वेव का इनिशियल फेज भी अलग अलग है, और ओमेगा वाली टर्म यानी कि आ जाएगा ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इंटू टी। ठीक है, ये आ जाएगा फेज डिफरेंस। यानी अभी तक अपन ने क्या करा है, देखिए फेज में चेंज किस किस तरह से किए हैं। पहले सिर्फ एक्स में चेंज किया था तो कितना आया था, एक्स में जब चेंज किया था तो ये आया था अपने पास डेल्टा फाई इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। ये था जब अपन ने एक्स में चेंज किया था। ठीक है, दूसरी बार में क्या किया, जब अपन ने एक्स और φ0 दोनों में चेंज किया तो कितना आया कि डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा φ0 आ गया। अब किस में चेंज किया, एक्स φ0 और उनकी फ्रीक्वेंसी, तो कितना आया कि डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा φ0 प्लस ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 टी। ठीक है, अब इसमें अपन देखते हैं ये तो था जब एक्स में अपन ने चेंज किया। एक्स में चेंज करने पर आ गया 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, ये हो गया फर्स्ट। अगर सिर्फ अपन ओमेगा चेंज कर रहे यानी कि इफ ओनली ओमेगा चेंजेस, यानी कि दोनों जो वेव है जो इतना पार्ट ट्रेवल कर आ रही है वो क्या है सेम है, यानी दोनों के लिए एक्स सेम हो गया। ठीक है, दोनों के इनिशियल फेज सेम है, बस क्या चेंज हो रहा है यहाँ पर ओमेगा चेंज हो रहा है। तो इनमें से ये दोनों टर्म तो क्या हो गई, के डेल्टा एक्स और डेल्टा φ0 तो जीरो हो गई, सिर्फ क्या बची यहाँ पे ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इंटू टी। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं डेल्टा फाई कितना आ जाएगा ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इंटू टी। ओमेगा कितना होगा, ये हो जाएगा 2 पाई बाय T2 माइनस 2 पाई बाय T1 इंटू टी। ये हो गया है डेल्टा फाई। ठीक है, अब अगर अपन सिर्फ इनिशियल फेज में चेंज करें, उनका पार्ट डिफरेंस सेम हो, मतलब पार्ट डिफरेंस क्या हो जीरो, यानी दोनों सेम पार्ट ट्रेवल करके आई हो, दोनों वेव्स की फ्रीक्वेंसी सेम हो, तो क्या आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा इफ ओनली फाई चेंजेस φ0। तो फेज डिफरेंस कितना आ जाएगा, फेज डिफरेंस आ जाएगा अपने पास डेल्टा φ0। यानी अब अपन फेज को किस किस फैक्टर के कारण अपन चेंज कर सकते हैं। देखिए एक्स के कारण, φ0 के कारण, ओमेगा के कारण और टी और के कारण भी कर सकते हैं। यानी कि इन पांचों फैक्टर के कारण अपन क्या कर सकते हैं, फेज में चेंज कर सकते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इंटरफेरेंस ऑफ वेव। इंटरफेरेंस ऑफ वेव में क्या होता है, जब दो या दो से ज्यादा जो वेव्स हैं उनकी फ्रिक्वेंसी क्या सेम है, कांस्टेंट फेज डिफरेंस है, जो जब एक मीडियम से ट्रेवल करती हैं तो कुछ पॉइंट्स पर क्या होता है, अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल उनका क्या होता है, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाता है और कुछ पॉइंट पर एम्पलीट्यूड मिनिमम होता है। यानी कि कुछ पॉइंट पर एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, कुछ पॉइंट पर क्या हो जाता है, एनर्जी बहुत कम हो जाती है। तो ये जो एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, एनर्जी का कुछ पॉइंट पे ज्यादा होना या कुछ पॉइंट पे कम होना, उसे अपन क्या कहते हैं, उसे अपन कहते हैं इंटरफेरेंस। यानी कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी को अपन क्या कहते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी को अपन कहते हैं इंटरफेरेंस। ठीक है, अब इसे एग्जांपल से देखते हैं अपन। देखिए, एक वेव इस तरह से ट्रेवल करती हुई आ रही है, ठीक है, ये वेव इधर ट्रेवल करती हुई आ रही है और दूसरी ही वेव आ रही है जिसका इनिशियल फेज क्या है, सेम है, इस तरह से ट्रेवल करती हुई आ रही है। ठीक है, तो इन दोनों के सुपर पोजिशन से क्या होगा, देखिए यहाँ पर इन दोनों का जब अपन सुपर पोजिशन देखेंगे तो ये इनका एम्पलीट्यूड ए और इसका एम्पलीट्यूड भी क्या है, ए। तो जो रिजल्टेंट वेव आएगी वो क्या हो जाएगी, देखिए वो कुछ इस तरह की आ जाएगी, ए और ए है सेम फेज में, तो इसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह से हो जाएगा। यानी वेव इधर आ जाएगी, इनका एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये है जब सेम फेज में आ रही है। अगर कुछ इस तरह से वेव ट्रेवल करती हुई आए, अब वेव किस तरह से ट्रेवल करती हुई आ रही है, ये देखिए इस तरह से। पहली वेव तो आ रही थी जिसका एम्पलीट्यूड ए था, दूसरी वेव इस तरह से आ रही है। ठीक है, इसका क्या है एम्पलीट्यूड, इसका भी एम्पलीट्यूड ए है। तो अब रिजल्टेंट वेव कैसे बनेगी, देखिए ये पॉजिटिव में तो ये क्या है, नेगेटिव में, दोनों क्या है, आउट ऑफ फेज है। तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो इस तरह से आ जाएगा, इसका एम्पलीट्यूड क्या है, 0 होगा। यानी कि जब भी दो या दो से ज्यादा वेव किसी भी मीडियम में ट्रेवल करती है तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से क्या होता है कि कुछ पॉइंट्स पे तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाता है, कुछ पॉइंट्स पे एम्पलीट्यूड मिनिमम हो जाता है। यानी कि एनर्जी कहीं ज्यादा, एनर्जी कहीं कम। तो जो एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है इसे ही अपन क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस। अब देखिए इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स अपन ने देख लिया, उसका क्या कंसेप्ट था। अब उसका फर्स्ट पार्ट, व्हेन वेव्स आर ट्रेवलिंग इन सेम डायरेक्शन। तो अपन ने मान लिया दो वेव्स है, ठीक है, यानी कि दो सोर्स है, वेव को सेंड कर रहे हैं पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन मान लिया, उनकी वेव वेलोसिटी क्या है, सेम है और वेव नंबर भी सेम है।
तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, फर्स्ट वेव की हो जाएगी y1 इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एफ। ये तो हो गई है फर्स्ट वेव की इक्वेशन। और सेकेंड वेव की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y2 इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस डेल्टा। ये हो गई है इसकी सेकेंड वेव की इक्वेशन। अब डेल्टा यहाँ पर क्या है, देखिए डेल्टा है यहाँ पर फेज डिफरेंस जो कि इन दोनों वेव के बीच में होगा। तो अपन यहाँ लिख देते हैं डेल्टा है यहाँ पर फेज डिफरेंस। ये क्यों, मान लो कि दोनों सोर्स थोड़े डिस्टेंस पे मतलब अलग अलग पॉइंट्स पर हो, और अगर एक सोर्स कुछ मतलब इस वाले जो सोर्स ने जो y1 एम्पलीट्यूड डिस्प्लेसमेंट वाला इसमें इंटरफेरेंस ऑफ वेव का कंसेप्ट अपन ने देख लिया। अब इसका क्या है, अगर दोनों दो वेव सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हो तो क्या होगा। अपन ने मान लिया कि कोई भी दो सोर्स है, वो दोनों सोर्स पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, वेव सेंड कर रहे हैं। तो उन वेव की इक्वेशन क्या हो जाएगी, फर्स्ट वेव की हो गई है a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स हो गई है, ये हो गई है फर्स्ट वेव की इक्वेशन। और सेकंड की कितनी हो जाएगी, y2 इक्वल टू होगी a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस डेल्टा। ये हो गई है सेकेंड वेव की इक्वेशन। डेल्टा क्या है यहाँ पर, अपन ने मान लिया इसका फेज डिफरेंस आ जाएगा इन दोनों वेव का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर ये दोनों वेव ट्रेवल कर रही हैं तो अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल रिजल्टेंट वेव क्या आएगी, y इक्वल टू आ जाएगा y1 प्लस y2 आएगा, ठीक है। ये अपन लिख सकते हैं बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है, अब y1 और y2 की अपन वैल्यू पुट करेंगे। y1 कितना है, a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो ये आ जाएगा a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस y2 कितना होगा, a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस डेल्टा है, ये अपन रख देंगे a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस डेल्टा, ठीक है। अब देखिए इस वाली टर्म को a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस डेल्टा है, तो साइन a प्लस बी का अगर अपन यहाँ पे फॉर्मूला लिखें तो क्या आ जाएगा, यहाँ से ये आ जाएगा y इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस इसमें कितना आ जाएगा, a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस डेल्टा है, तो ये आ जाएगा a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स कॉस डेल्टा प्लस आगे क्या आ जाएगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो ये आ जाएगा a2 कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स साइन डेल्टा, ठीक है। ये ओपन करने पर अपने पास ये टर्म्स आ गई। अब इन दोनों में देखिए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स दोनों में कॉमन आ रहा है, तो अब y कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a1 प्लस a2 कॉस डेल्टा साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस अब उधर वाली टर्म पे अपन क्या लिख सकते हैं, a2 साइन डेल्टा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है। ये अपने पास इक्वेशन आ गई। अब क्या करेंगे, ये जो a1 प्लस a2 कॉस डेल्टा है इसको अपन मान लेंगे a कॉस थीटा, यानी कि अपन ये यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं कि लेट a1 प्लस a2
कॉस डेल्टा को अपन ने मान लिया यहाँ पर ए कॉस थीटा, ठीक है। और जो A2 साइन डेल्टा है इसको अपन मान लेंगे ए साइन थीटा, A2 साइन डेल्टा इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से ए साइन थीटा। तो अब अपने पास इक्वेशन क्या आ जाएगी जब इनकी वैल्यूज अपन रखेंगे, तो ये आ जाएगा ए तो क्या है दोनों टर्म में कॉमन है, बाहर ले लेंगे। अब अंदर बचेगा ये अपने पास साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब जो A1 प्लस A2 कॉस डेल्टा था इसको अपन ने क्या माना था ए कॉस थीटा, तो ये आ जाएगा ए कॉस थीटा। ए तो अपन ने कॉमन है बाहर ले लिया। A2 साइन डेल्टा को अपन ने क्या लिया था ए साइन थीटा, ए कॉमन ले लिया है, तो ये आ जाएगा साइन थीटा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, यही आ जाएगा। अब देखिए ये क्या बन गया साइन है कॉस बी प्लस कॉस है साइन बी। तो अब जो रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन आएगी वो क्या आ जाएगी, ये अपने पास आएगी ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस थीटा। ये आ गई रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन, जहां पे ए क्या है रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड और थीटा क्या आया यहाँ पर फेज शिफ्ट। अभी जो एम्पलीट्यूड ए आया है और जो फेज थीटा है इसकी वैल्यू अपन लिखेंगे, कितना आएगा ये दोनों इक्वेशन अपन ने मानी थी, ये फर्स्ट और ये सेकंड, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड कर देते तो क्या होगा, इस साइड पे राइट साइड पे देखिए ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया 1 हो गया, यानी कि इधर बचा ए स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा A1 प्लस A2 कॉस डेल्टा का स्क्वायर प्लस A2 साइन डेल्टा का स्क्वायर, A1 प्लस A2 कॉस डेल्टा का स्क्वायर प्लस A2 साइन डेल्टा का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस डेल्टा। ये आ गया है रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड, जहां पे डेल्टा क्या था क्योंकि ये है डेल्टा फाई। अब थीटा की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय 1 कर देंगे तो ए से ये कैंसिल, साइन थीटा बाय कॉस थीटा कितना हो गया tan थीटा। तो जब इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1 करेंगे तो tan थीटा कितना आ जाएगा, tan थीटा आ जाएगा यहाँ से A2 साइन डेल्टा डिवाइडेड बाय A1 प्लस A2 कॉस डेल्टा। तो जब वेव सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही थी तो जो रिजल्टेंट वेव आई थी उसका इक्वेशन क्या था, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस थीटा। और ये किसकी इक्वेशन है, ट्रेवलिंग वेव की इक्वेशन है, क्योंकि ट्रेवलिंग वेव क्या होती थी जिसका फंक्शन क्या होता था y इक्वल टू एफ ए एक्स प्लस बी टी। जो इस फंक्शन को फॉलो करती थी वही क्या होती थी ट्रैवलिंग वेव। यानी जो ये इक्वेशन आई रिजल्टेंट वेव की वो क्या है, ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन है। ठीक है, ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन आ गई y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस थीटा। ए क्या है यहाँ पर रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड जो कि कितना है अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस डेल्टा, और tan थीटा कितना आएगा A2 साइन डेल्टा डिवाइडेड बाय दिस 1। ठीक है, अब देखिए ये जो एम्पलीट्यूड आया रिजल्टेंट वेव का ये मैक्सिमम कब होगा, जब ये जो कॉस डेल्टा वाली टर्म है यानी कॉस डेल्टा फाई कह दे फेज डिफरेंस है, तो जब ये क्या हो 1 हो तो अपन लिख सकते हैं
कि A इज मैक्सिमम कब होगा, जब कॉस डेल्टा या डेल्टा फाइव क्या हो जाए, 1 आ जाए। ठीक है, तो कॉस डेल्टा फाइव 1 आएगा तो क्या होगा, √A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 आ जाएगा। यानी कि A मैक्सिमम कितना आ जाएगा, A मैक्सिमम यहाँ से आ जाएगा A1 प्लस A2 आएगा, ये आएगा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव। अब देखिए कॉस डेल्टा फाइव क्या है यहाँ पर 1, तो यहाँ से डेल्टा फाइव कितना आ जाएगा, डेल्टा फाइव आ जाएगा 2n पाई, यानी फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए 2n पाई। अब n की वैल्यूज रखकर देखते हैं, जब n इक्वल टू 0 रखेंगे तो डेल्टा फाइव कितना 0, 1 रखेंगे तो 2 पाई, 4 पाई, इस तरह से ये आता रहेगा। यानी जब दोनों वेव के बीच में फेज डिफरेंस क्या हो 0, 2 पाई, 4 पाई, इन्फिनिटी, तो क्या आ जाएगा, जब फेज डिफरेंस ये हो तब आएगा एम्पलीट्यूड मैक्सिमम आएगा। और उस इंटरफेरेंस को अपन क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, इस इंटरफेरेंस को कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जैसे देखो दो वेव इस तरह से आ रही है, ये हो गई है पहली वेव, ठीक है, दूसरी वेव आ रही है, अब यहाँ पर देखिए दोनों का फेज डिफरेंस कितना है, यहाँ पर 0 है। ठीक है, तो जब फेज डिफरेंस 0 होता है तो क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी कि रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड क्या आता है मैक्सिमम। इसका एम्पलीट्यूड A ले लिया, इसका ले लिया है A, तो रिजल्टेंट वेव क्या आ जाएगी, फेज डिफरेंस 0 है तो ये आ जाएगी कुछ इस तरह से, इनका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा 2A। ये हो गया है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यहाँ पे डेल्टा फाइव बराबर कितना आया था 2n पाई, और ये अपन ने पढ़ा था कि डेल्टा फाइव फेज डिफरेंस कितना 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स आता है, जब किसमें चेंज हो, पाथ में एक्स में चेंज हो तभी ये आता है 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स क्या था, पाथ डिफरेंस था। अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी कि जब रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड ज्यादा है तो डेल्टा फाइव कितना आया, यहाँ पर 2n पाई आया, तो यहाँ पे लिख दिया अपन ने 2n पाई इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो पार्ट डिफरेंस कितना आ जाएगा, यहाँ से डेल्टा एक्स बराबर आ जाएगा n लैम्डा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में पार्ट डिफरेंस कितना होना चाहिए n लैम्डा, यानी कि n इक्वल टू 0 पर डेल्टा एक्स 0, 1 पे लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, इस तरह से हो। जब दो वेव के बीच में पार्ट डिफरेंस, उस केस में क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर इसका एग्जाम्पल देखें, एक वेव तो इस तरह से ट्रेवल करती हुई आई, मान लो ये चली इस पॉइंट तक, एक्स डिस्टेंस चली कुछ, और दूसरी वेव इस तरह से आ रही है, ठीक है, ये चलकर आ रही है पहले से, यहां तक चल रही है लैम्डा, ठीक है। अब यहां पर देखिए इस तरह, ठीक है, ये एक्स चल रही इस पॉइंट तक, तो यहां से लेकर यहां की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी एक्स, और लैम्डा ये पहले से चलकर आ रही है। तो अब अगर अपन पार्ट डिफरेंस निकाले तो डेल्टा एक्स कितना आ जाएगा, ये टोटल कितना चली एक्स प्लस लैम्डा, ये कितना पार्ट ट्रेवल किया इसमें एक्स, एक्स प्लस लैम्डा माइनस एक्स, तो एक्स इक्वल डेल्टा एक्स कितना आ जाएगा लैम्डा। तो जब पार्ट डिफरेंस लैम्डा आता है उस केस में क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी जो रिजल्टेंट वेव आएगी उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, मैक्सिमम। अब ये तो था जब रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड क्या हो रहा था, मैक्सिमम आ रहा था। अब नेक्स्ट केस में अपन देखेंगे
कि जब रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड क्या है, मिनिमम। रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड ए कितना आया था, ये आया था √A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस डेल्टा फाइव या डेल्टा, यही आया था। मैक्सिमम के केस में क्या था, कॉस डेल्टा फाइव 1 होना था। अब ये मिनिमम कब होगा रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड, जब कॉस डेल्टा फाइव क्या हो जाए, -1। तो यहाँ पे आ जाएगा ए इज मिनिमम when cos डेल्टा फाइव कितना हो, -1 हो। तो जब ये -1 होगा तो डेल्टा फाइव इस केस में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2n + 1 × पाई, यही आएगा। ठीक है, अब इसमें n की वैल्यू रखकर देखते तो डेल्टा फाइव कितना आएगा, देखिए 0 रखेंगे तो कितना आ जाएगा पाई, 1 रखेंगे तो 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, यानी केस डिफरेंस कुछ इस तरह से आना चाहिए। तो जब पाई, 3 पाई, 5 पाई आएगा, उस केस में क्या होगा, जो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड है वो मिनिमम आएगा। अब जब कॉस डेल्टा फाइव क्या हो जाए, -1, तो ए मिनिमम कितना आ जाएगा, ए मिनिमम आएगा यहाँ से A1 - A2। ठीक है, यही आएगा। और अगर जो दो वेव इंटरफेरेंस कर रही है उनका एम्पलीट्यूड सेम हो जाए, यानी कि A1 = क्या आ जाए अपने पास, A2 आ जाए, तो A मिनिमम कितना होगा, ये आ जाएगा अपने पास 0। इसको इस तरह से देख सकते हैं, दो वेव इस तरह से आ रही है, ठीक है। ये जो दोनों वेव है, अगर ये इंटरफेरेंस होगा इन दोनों वेव के बीच में, तो क्या होगा, दोनों के बीच में फेज डिफरेंस आ रहा है अपने पास कितना, 2n + 1 पाई होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है, आउट ऑफ फेज, यानी इनका फेज क्या है, अपोजिट है। तो ये आ जाएगा, इसकी जो रिजल्टेंट वेव आएगी अपने पास किस तरह से आ जाएगी, ये आ जाएगी। यहाँ पर देखिए ये प्लस माइनस, यानी कि दोनों के बीच में क्या है, पाई का फेज, तो ये आ जाएगा 0, फिर 0, और रिजल्टेंट क्या आ जाएगा इसमें 0। इस इंटरफेरेंस को अपन क्या कहते हैं, इस इंटरफेरेंस को कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, ये हो गया डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जब एम्पलीट्यूड क्या था रिजल्टेंट वेव का मिनिमम। डेल्टा फाइव निकाल लिया, अब अपन पार्ट डिफरेंस देख लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा डेल्टा फाइव = कितना होता है, 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स होता है। डेल्टा फाइव इस केस में कितना है, ये है 2n + 1 पाई = 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। तो इस केस में पार्ट डिफरेंस कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2n + 1 λ/2। ये आ गया डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में पार्ट डिफरेंस 2n + 1 λ/2, यानी डेल्टा एक्स कितना होना चाहिए, λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2। यानी जब दो वेव के बीच में पार्ट डिफरेंस कितना हो, λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2, उस केस में क्या होगा, जो रिजल्टेंट वेव आएगी उसका एम्पलीट्यूड मिनिमम होगा। ठीक है,
इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या पड़ा था, ये आया था I इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर A स्क्वायर F स्क्वायर रो V आया था, यही निकाला था इंटेंसिटी का फॉर्मूला। अब यहाँ से अगर देखें सारी टर्म क्या हो, A को छोड़कर सारी टर्म कांस्टेंट हो, तो I प्रोपोर्शनल टू क्या लिख सकते हैं, A स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी जो इंटेंसिटी वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के क्या है, प्रोपोर्शनल है। अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो I इक्वल टू कितना आ जाएगा, के A स्क्वायर आ जाएगा। अब जो रिजल्टेंट वेव आई थी उसका एम्पलीट्यूड क्या आया था, √A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस डेल्टा फाई। तो यहाँ से लिख सकते हैं A स्क्वायर इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस डेल्टा फाई, या फिर डेल्टा फेज डिफरेंस जो था। इस पूरी टर्म को क्या करेंगे, K से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा के A स्क्वायर इक्वल टू के A1 स्क्वायर प्लस के A2 स्क्वायर प्लस 2। अब यहाँ पर K को क्या लिखेंगे, √K इंटू √K किया जाएगा, √K A1 इंटू √K A2 कॉस डेल्टा। यहाँ पर देखिए I प्रोपोर्शनल टू क्या था, के A स्क्वायर था, तो यहाँ पर आ जाएगा के A स्क्वायर है तो इसकी जगह आ जाएगा I, ठीक है। अब के A1 स्क्वायर हो जाएगा तो इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी इसकी, I1 प्लस के A2 स्क्वायर है तो उसके अकॉर्डिंग अपन इंटेंसिटी लिखेंगे सेकंड सोर्स की I2 प्लस 2 √I1 √I2 कॉस डेल्टा। तो जब दो वेव इंटरफेरेंस कर रही होती हैं तो क्या होगा, उनका जो रिजल्टेंट वेव आएगा उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, I1 प्लस I2 प्लस 2 √I1 I2 कॉस डेल्टा। अब अपन ने दो केस पढ़े थे, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में क्या होगा, कॉस डेल्टा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो जब कॉस डेल्टा क्या होगा, 1, यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जब होगा जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तब कॉस डेल्टा कितना होना चाहिए, 1। तो जब कॉस डेल्टा 1 हो जाएगा तो इंटेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है। तो वो आएगी अपने पास I1 प्लस I2 प्लस 2 √I1 I2, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं √I1 प्लस √I2 का स्क्वायर। और दूसरा केस क्या पढ़ा था अपन ने, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में क्या होना चाहिए था, कॉस डेल्टा -1 था। तो जब कॉस डेल्टा -1 हो जाएगा तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, कॉस डेल्टा 1 -1। तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी, ये आएगी √I1 माइनस √I2 का स्क्वायर। दोनों केस में अपन ने इंटेंसिटी निकाल ली। अब जो दो सोर्स थे, अभी तक क्या लिया था, जो दो सोर्स लिए थे उनकी इंटेंसिटी क्या थी, पहले की I1 ले ली थी, दूसरे की I2। अगर दोनों सोर्स की इंटेंसिटी क्या हो जाए, सेम हो, यानी जब I1 इक्वल टू क्या हो जाए, I2 हो जाए, यानी सेम इंटेंसिटी वाले सोर्स लेंगे, तो उस केस में रिजल्टेंट वेव की जो मैक्सिमम इंटेंसिटी आएगी वो कितनी आ जाएगी, यहाँ पे इक्वल टू I ले लेते हैं, तो वो आएगी यहाँ पे √I प्लस √I का स्क्वायर, यानी 2 √I का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4I होगा। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी आ जाएगी 4I। और मिनिमम कितनी हो जाएगी, जब उसकी सेम हो जाएगी इंटेंसिटी, वो होगी √I1 √I माइनस √I का स्क्वायर, यानी √I से √I कैंसिल, तो मिनिमम इंटेंसिटी कितनी आ जाएगी, 0। तो जब दो सोर्स की इंटेंसिटी सेम होगी उस केस में मैक्सिमम, जहां पर क्या होगा, मैक्सिमा बन रहा होगा या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होगा, वहां पर क्या होगा, इंटेंसिटी 4I आएगी। और जहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वहां पर इंटेंसिटी 0 आएगी।
इंटरफेरेंस